हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है कार्डियक साइकिल। आज अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक साइकिल के अंदर कितनी फेजेज होती है और हर फेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या अपन को देखने को मिलेगा, जिसका ये सारा अपन डिटेल में बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। सबसे पहले डेफिनेशन कि कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या है। तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो हार्ट के अंदर एक कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ड्यूरिंग ए ईच हार्ट बीट, यानी कि कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, कि एक हार्ट बीट के अंदर होने वाली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी को अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इस कार्डियक साइकिल के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर मोस्टली टू टाइप के मूवमेंट होते हैं, जिसके अंदर अपन को बोलते हैं एक को बोलते हैं सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल। क्लियर है? तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो हार्ट के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड होने वाली एक्टिविटी एक प्रत्येक, यानी कि ईच हार्ट बीट के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल को अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल होता है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड, यानी कि 0.8 सेकेंड के अंदर हार्ट के अंदर कोऑर्डिनेटेड, पूरे साइकिल के अंदर जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं, इसी को अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्लियर है? और जो कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि नॉर्मल टाइम या नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, सो द आंसर इज 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड इज द नॉर्मल कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट अपन पढ़ना है कि एक मिनट के अंदर जो 1 मिनट के अंदर टोटल जो हार्ट रेट होती है वो होती है 72 बीट्स पर मिनट। द एवरेज ए अडल्ट मैन या अडल्ट ह्यूमन नॉर्मल हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट। अगर अपन इसके रेंज की बात करें तो अपन इसको 60 to 100 बीट्स पर मिनट मान सकते हैं। 60 to 100 बीट्स पर मिनट मान सकते हैं। लेकिन यदि अपन एक मिनट के अंदर 72 बीट्स पर मिनट होती है और एक मिनट के अंदर टोटल सेकंड होती है 60 सेकंड, टोटल सेकंड इज 60 सेकंड, तो अपन को यदि कार्डियक साइकिल निकालना है तो वन हार्ट रेट इज इक्वल टू 60 अपॉन 60 सेकेंड है अपॉन 72 बीट्स, तो कितना आ गया टोटल 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड कैसे आया कि टोटल हार्ट रेट कितनी होती है 72 और एक मिनट के अंदर सेकंड कितनी होती है 60 सेकेंड। तो अगर अपन को एक हार्ट रेट का अगर अपन को टाइम निकालना है तो इसको अपन क्या करेंगे, 60 से 72 को डिवाइड करेंगे, 60 को 72 से डिवाइड करेंगे और 60 को 72 से डिवाइड करने पर जो टाइम ड्यूरेशन आता है 0.8 सेकेंड। दिस इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। क्लियर है? अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर अगर 60 हार्ट रेट है, किसी पेशेंट 60, एक पर्सन है जिसकी हार्ट रेट कितनी है 60 बीट पर मिनट। अगर आपको इसका कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन पता करना है तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 60 अपॉन 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 सेकेंड।
इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी कि एक पर्सन है जिसकी हार्ट रेट कितनी है 60 पर मिनट, और उसको अपन का कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन पता करना है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा 60 हार्ट बीट को 60 सेकंड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि उसका जो कार्डियक साइकिल का जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 1 सेकेंड पर मिनट। अगर अपन मैक्सिमम की बात करें 100, एक पर्सन है जिसकी 100 बीट्स पर मिनट है, अगर अपन को उसको कार्डियक साइकिल का अगर अपन को टाइम ड्यूरेशन पता करना है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपन को करना पड़ेगा 60/100, 60/100 इक्वल टू 0.6 सेकेंड। दिस इज द कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन। कि एक पर्सन है जिसका हार्ट रेट है वो कितनी है 100 बीट्स पर मिनट है, और उसको अपन को कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन पता करना है, तो उसके लिए अपन को 60 सेकंड को डिवाइड करना है किससे 100 से। 100 क्या है इसकी हार्ट बीट है, तो उसका जो नॉर्मल कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कितना आएगा 0.6 सेकेंड। क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना फेजेज ऑफ कार्डियक साइकिल। फेजेज ऑफ कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल के अंदर मोस्टली 2 फेज आपको देखने को मिलेगी, 2 तरह की फेज देखने को मिलेगी। नंबर 1 है वो है सिस्टोल, कार्डियक सिस्टोल, और नंबर 2 है कार्डियक डायस्टोल। एक कार्डियक साइकिल के अंदर 2 तरह की फेज होती है, 2 तरह के मोमेंट होते हैं। एक होता है कार्डियक सिस्टोल, दूसरा होता है कार्डियक डायस्टोल। अपन बात करते हैं नंबर 1 सिस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब क्या होता है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, कि जब कार्डियक साइकिल होता है, जब कार्डियक साइकिल के दौरान जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को अपन बोलते हैं सिस्टोल। चाहे वो एट्रियम हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को अपन बोलते हैं सिस्टोल। और उस सिस्टोल के दौरान क्या होगा, जो ब्लड है वो हार्ट से क्या होगा इजेक्ट होगा, और मसल्स और इजेक्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट। इस फेज के दौरान हार्ट से क्या होगा, ब्लड इजेक्ट होगा, यानी कि हार्ट से फोर्सफुली ब्लड का जाएगा, बाहर निकलेगा और वो बॉडी के अंदर सप्लाई होगा। नंबर 2 है उसको बोलते हैं अपन डायस्टोल, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल के बाद में हार्ट क्या होगा, रेस्टिंग कंडीशन में आएगा, और हार्ट क्या होगा डायस्टोल होगा, यानी कि रिलैक्स होगा। और उस रिलैक्सेशन वाली कंडीशन के अंदर या डायस्टोल वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा, फिलिंग ऑफ ब्लड इनटू हार्ट। फिलिंग ऑफ ब्लड, इसके अंदर वापस हार्ट क्या होगा फिल होगा। ये सिस्टोल किसके अंदर, ये सिस्टोल और डायस्टोल अलग अलग होते हैं। एट्रियम का सिस्टोल हो सकता है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियम डायस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। ये सिस्टोल और डायस्टोल अलग अलग हो सकते हैं। एट्रियम का सिस्टोल होना, एट्रियम का डायस्टोल होना, वेंट्रिकल का सिस्टोल होना और वेंट्रिकल का डायस्टोल होना। तो ये सारे के सारे एक किसके अंदर आते हैं, कार्डियक फेज के अंदर। तो कार्डियक फेज क्या होती है, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। नेक्स्ट, एट्रियम सिस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, और एट्रियम डायस्टोल का जो टाइम होता है वो होता है 0.7 सेकेंड।
वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम होता है वो होता है 0.3 सेकेंड, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो टाइम होता है वो होता है 0.5 सेकेंड, यानी कि ये दोनों मिला के होते हैं 0.8 सेकेंड, और ये दोनों मिला के होते हैं 0.8 सेकेंड। यानी कि एट्रियम के सिस्टोल और डायस्टोल का टाइम कितना हो गया 0.8 सेकेंड, और वेंट्रिकुलर के सिस्टोल और डायस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना हो गया 0.8 सेकेंड, और जो नॉर्मल कार्डियक साइकिल होता है उसका भी ड्यूरेशन कितना होता है 0.8 सेकेंड। तो इस 0.8 सेकेंड के अंदर क्या होता है, कार्डियम का सिस्टोल, एट्रियम का सिस्टोल, एट्रियम का डायस्टोल, वेंट्रिकुलर का सिस्टोल और वेंट्रिकुलर का डायस्टोल। तो अपन अब वेंट्रिकुलर के सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले। तो नेक्स्ट है अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नेक्स्ट है अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नेक्स्ट है अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.27 सेकेंड, 0.27 सेकेंड। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर अपन कौन कौन सी फेज होती है, मोस्टली 2 फेज होती है, और जो पहली फेज है उसका नाम है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड। अपन बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर मोस्टली 2 फेज होती है, और पहली फेज है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं इसको। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जिसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.05 सेकेंड। इस फेज के अंदर क्या होता है, तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक जनरली बता दूं कि मान लीजिए ये अपना एक हार्ट है, ये अपना हार्ट है, और इस हार्ट के अंदर ये अपना राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, और यहां से एयरटा। क्लियर है? इस वॉल को ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द मिट्रल वॉल, दिस इज आल्सो नोन एज द मिट्रल वॉल। अपन बात करते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज की, और इस फेज के अंदर क्या होता है कि जब ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, और यहाँ पे पल्मोनरी जो वेन आती है, और पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। राइट और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और जब ब्लड पूरा का पूरा लेफ्ट एट्रियम से और राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ गया है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो यहाँ पे ब्लड आने के बाद में ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और ये जो वॉल्व होते हैं ये जो इनको बोलते हैं अपन एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व, इसको अपन सेमिलुनार वॉल्व भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी क्या होते हैं, यहाँ पे बंद होते हैं। तो इस फेज के दौरान सबसे पहले तो क्या होगा कि दोनों वॉल्व, चारों वॉल्व, दोनों वॉल्व कौन से, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और बोथ सेमिलुनार वॉल्व क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर बोथ कौन कौन से, बोथ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज और बोथ सेमिलुनार वॉल्व क्लोज। तो आइसोमेट्रिक या आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और दोनों सेमिलुनार वॉल्व क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों चारों वॉल्व क्लोज हैं तो इंक्रीज, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज प्रेशर ऑन वेंट्रिकल्स, इंक्रीज प्रेशर ऑन वेंट्रिकल। और ये वेंट्रिकल है, इसका एक शेप कैसे देखने को मिलेगा अपन को, क्लोज कैविटी के रूप में, क्लोज कैविटी, क्लोज कैविटी। क्यों कि यहां से भी वॉल बंद है और यहां से भी वॉल बंद है, तो ये क्या हो गया, एक क्लोज कैविटी के फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, ये वॉल क्लोज हो गए, तो इस वॉल के ओपन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, चांसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ सेमी लूनार वॉल, सेमी लूनार वॉल, यहां पे क्या होगा, सेमी लूनार वॉल के ओपनिंग होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है। तो ये था अपना आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, जिसका टाइम ड्यूरेशन 0.0 सेकंड होता है। इस फेज के दौरान अपन ने पढ़ा कि इसका जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है, जिसका नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन 0.05 सेकंड होता है। इसके अंदर दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज रहते हैं। इसी के साथ में ऑलरेडी क्या होते हैं, जो सेमिलुनर वाल्व होते हैं यानी कि पल्मोनरी और जो एरोटिक वाल्व होते हैं वो ऑलरेडी क्लोज होते हैं। इसी कारण ये एक क्लोज कैविटी के फॉर्मेशन के रूप में दिखाई देता है और ब्लड के कारण इसका एट्रियम वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे जो है, जो सेमिलुनर वाल्व है इसके जो है ओपन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते अपनी सेकंड फेज है, जिसका नाम है इजेक्शन फेज, इजेक्शन फेज। इसका टाइम ड्यूरेशन था 0.05 सेकंड और इसका है 0.22 सेकंड। इजेक्शन फेज अपन ने लास्ट फेज के अंदर बात किया था। तो इस फेज के अंदर क्या होगा, इजेक्शन का मतलब होता है ब्लड का इजेक्ट होना, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, हार्ट से ब्लड कहां जाएगा, यहां से क्या होगा, जब सेमिलुनार वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ये दोनों वॉल्व ओपन हो जाएंगे, जब एरोटिक वॉल्व और जब पल्मोनरी वॉल्व दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, तो यहां से ब्लड फोर्सफुली क्या होगा, बाहर निकलेगा और इसको अपन बोलते हैं इजेक्शन फेज। इसको अपन क्या बोलते हैं, इजेक्शन फेज। और इजेक्शन फेज भी दो टाइप की होती है। नंबर 1 रैपिड इजेक्शन, रैपिड इजेक्शन, और नंबर 2 स्लो इजेक्शन, स्लो इजेक्शन। ठीक है। तो सेकंड फेज थी अपनी इजेक्शन फेज। और इजेक्शन फेज के अंदर क्या होता है कि बोथ सेमिलुनर वॉल्व यानी कि एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड क्या होगा, फोर्सफुली क्या निकलेगा, हार्ट से बाहर निकलेगा। और ये सबसे पहले तो क्या होगा, ये रैपिड यानी कि ये फोर्सफुली रैपिडली बाहर निकलेगा, उसके बाद में ये स्लोली थोड़ा थोड़ा स्लोली बाहर निकलेगा। तो ये था अपना सेकंड इजेक्शन फेज। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले अपन ने पढ़ा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर अपन ने दो फेज पढ़ी थी, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, और दूसरी थी रैपिड फिलिंग फेज, दूसरी थी इजेक्शन फेज। ठीक है। इजेक्शन फेज के अंदर अपन ने दो पढ़ी थी, रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग। अब है क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब अपन पढ़ने वाले हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बारे में। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर जो सबसे पहली फेज होती है, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटो डायस्टोल, प्रोटो डायस्टोल। और प्रोटो जो डायस्टोल जो पहली फेज होती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल की, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.04 सेकेंड, 0.04 सेकेंड। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो पूरा जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन होता है वो 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। क्लियर है। तो अपन बात करेंगे प्रोटो डायस्टोल के बारे में। प्रोटो डायस्टोल क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा लास्ट फेज के अंदर, इजेक्शन फेज पढ़ी थी अपन ने। और इजेक्शन फेज के अंदर क्या हो गया, यहां से यहां से ब्लड क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है। इजेक्शन फेज के थ्रू ब्लड
हार्ट से बाहर निकल चुका है। ये वॉल्व ऑलरेडी क्या है, क्लोज हो चुके हैं, ये वाल्व ओपन है। लेकिन अब क्या होगा, इस प्रोटोडायस्टोल के अंदर क्या होगा, ब्लड इंजेक्शन के बाद में वापस ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। हार्ट के वेंट्रिकल्स खाली हैं, यहां से ब्लड निकल चुका है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर भी क्या होंगे, बोथ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होंगे, क्लोज। बोथ सेमीलूनार वॉल्व भी क्या होंगे, क्लोज। क्लियर है। और हार्ट क्या रहेगा इसके अंदर, वेंट्रिकल कैसे रहेंगे, रिलैक्सेशन, कैसे रहेंगे, रिलैक्सेशन वाली कंडीशन के अंदर। तो प्रोटोडायस्टोल के अंदर क्या होता है, डायस्टोल से पहले वाली फेज, जस्ट द बिफोर द डायस्टोल, क्या बोलते हैं इसके अंदर, क्या बोलते हैं, बोथ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज एंड सेमीलूनार वॉल्व आर क्लोज एंड हार्ट वेंट्रिकल आर इन रेस्टिंग कंडीशन, यानी कि इसके अंदर वेंट्रिकल रेस्ट वाली कंडीशन में रहेंगे। और इसका जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.04 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट है अपनी सेकेंड फेज, आइसोवॉलेमिक रिलैक्सेशन फेज। आइसोवॉलेमिक रिलैक्सेशन फेज अपन पढ़ रहे हैं वेंट्रिकुलर के डायस्टोल के बारे में, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर अपन ने पहली फेज पढ़ी थी प्रोटोडायस्टोल, और दूसरा है आइसोवॉलेमिक रिलैक्सेशन, जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.08 सेकेंड, 0.08 सेकेंड। क्लियर है। इस फेज के अंदर दौरान क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि लास्ट अपन ने प्रोटोडायस्टोल के अंदर क्या पढ़ा कि क्या होता है, ये वॉल्व दोनों क्या रहेंगे, क्लोज। तो इस आइसोवॉलेमिक रिलैक्सेशन के अंदर भी क्या रहेंगे, बोथ सेमीलूनार वॉल्व क्लोज, both semilunar valve close, both atrioventricular valve close, both atrioventricular valve close। हार्ट कैसी कंडीशन में रहेगा, तो वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स कंडीशन, वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स कंडीशन, रिलैक्स रहेंगे यार। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये वॉल्व ओपन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि इंक्रीज चांसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। यहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में वॉल्व है, उसके ओपनिंग होने के चांस बढ़ जाएंगे, यानी कि ये ओपन हो सकते हैं। अगर ये ओपन हो जाएंगे तो ये ओपन हो जाएंगे, अगर ये ओपन होंगे तो क्या होगा, ये ओपन होते ही अपनी नेक्स्ट फेज शुरू हो जाएगी, तीसरी फेज, और जिसका नाम है रैपिड फिलिंग, जिसका नाम है। तो नेक्स्ट अपना फेज है, इसका नाम है रैपिड फिलिंग, रैपिड फिलिंग, जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड, 0.11 सेकेंड। क्लियर है। अपन बात कर रहे हैं थर्ड फेज के अंदर, थर्ड मूवमेंट किसकी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की, रैपिड फिलिंग। अपन ने लास्ट इस आइसोवॉलेमिक रिलैक्सेशन के अंदर पढ़ा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ये वॉल्व क्या हो सकते हैं, अगर यहाँ पे प्रेशर कम है तो ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ये वॉल्व दोनों बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही ये ओपन होंगे तो यहाँ से ब्लड क्या होगा, यहाँ पे फुली स्पीड के अंदर ब्लड कहाँ आ जाएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या मूवमेंट देखने को मिलेंगे, सबसे पहले तो ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। इसके अंदर एट्रियम और वेंट्रिकल, ये जो दोनों वॉल्व है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे ओपन। और जैसे ही ये ओपन होंगे तो रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स,
रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल। और यहाँ पे इतना स्पीड से ब्लड आएगा कि अप्रॉक्स यानी कि 70% ब्लड, 70% ऑफ ब्लड फिल इन वेंट्रिकल्स, फिल इन वेंट्रिकल्स, यानी कि जैसे ये वाल ओपन होंगे तो वहां पे फोर्सफुली ब्लड क्या होगा, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आएगा और मैक्सिमम 70% ऑफ ब्लड क्या आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो इस रैपिड फिलिंग ड्यूरेशन, इसका फेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 0.11 सेकंड होता है और इसके अंदर क्या होगा, ब्लड है जो एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा। नेक्स्ट फेज है फोर्थ फेज देखने को मिलेगी और इसका नाम है रैपिड के बाद में स्लो फिलिंग, स्लो फिलिंग, जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.19 सेकेंड, 0.19 सेकेंड। यानी कि इस फेज के दौरान क्या होगा, सब पहले अपन ने पढ़ा रैपिड फिलिंग, रैपिड फिलिंग के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ब्लड फोर्सफुली एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा और मैक्सिमम कितना आ जाता है इसके अंदर 70% ब्लड। 70% ब्लड को आने के लिए किसी टाइप के फोर्स की जरूरत नहीं है। जैसे ही वॉल्व ओपन हो जाएंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, तो एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर फोर्सफुली ब्लड है जो वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाएगा। कितना, अप्रोक्सीमेट 70% ब्लड। और स्लो फिलिंग के अंदर जिसका टाइम ड्यूरेशन 0.19 सेकेंड होता है, इसके अंदर बाकी का जो 20% जो ब्लड होता है, 20% ब्लड फिल इन वेंट्रिकल, फिल इन वेंट्रिकल। यानी कि रैपिड के बाद में स्लो फिलिंग के अंदर 20% ब्लड जो है किसके अंदर चला जाएगा, ये स्लो फिलिंग के थ्रू, यानी कि धीरे धीरे फिलिंग के थ्रू कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। क्लियर है? यानी कि इसके अंदर क्या होगा, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। सेमिलुनार वाल्व क्या रहेंगे, सेमिलुनार वाल्व क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। और ब्लड 20% ब्लड स्लो फिलिंग के थ्रू कहां चला जाएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद में अपन नेक्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं। पांचवी फेज है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मतलब जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल वाली कंडीशन में होता है उसी दौरान क्या हो जाता है, एट्रियम सिस्टोल हो जाता है। और एट्रियम के सिस्टोल का जो टाइम होता है वो 0.1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड। अब होता क्या है, जब वेंट्रिकल जब रिलैक्सेशन वाली कंडीशन में होता है उसी दौरान एट्रियम ऊपर से क्या हो जाता है, सिस्टोल हो जाता है। और उस एट्रियम के सिस्टोल होने से रिमेनिंग जो 10% ब्लड होता है, 10% ब्लड वो कहां चला जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। यानी कि जब अपनी रैपिड फिलिंग हुई वहां पे 70% ब्लड और जब स्लो फिलिंग हुई वहां पे 20% ब्लड, और जो रिमेनिंग 10% ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में कैसे आएगा, उसको आने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और वो फोर्स कहां से लगेगा, जब एट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिमेनिंग 10% ब्लड है वो एट्रियम से कहां आ जाएगा, वेंट्रिकल के दौरान, वेंट्रिकल के अंदर। तो इस कंडीशन में भी क्या रहता है, इस कंडीशन में भी एट्रियल सिस्टोल वाली कंडीशन में भी क्या रहेंगे कि दोनों, यानी कि बोथ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्या रहेंगे, ओपन। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। बोथ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन रहते हैं और बोथ सेमिलुनार वाल्व क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। और एट्रियम का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 10% जो ब्लड है वो भी कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। तो ये था अपना कार्डियक साइकिल। क्या था, कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल के अंदर से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन वो क्या कितना होता है। तो नॉर्मल जो कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 0.8 सेकेंड। और उसके अंदर अपन बात करें कि कार्डियक साइकिल के अंदर, तो मोस्टली जो कार्डियक साइकिल के अंदर जो मोस्टली जो रोल होता है वो होता है अपने वेंट्रिकल्स का, वेंट्रिकल के सिस्टोल का और वेंट्रिकल के डायस्टोल का।
क्लियर है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर अपन ने दो फेज पढ़ी थी, कौन कौन सी फेज पढ़ी थी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, कि आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, सॉरी आइसोमेट्रिक या आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। दूसरी थी इजेक्शन फेज, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर अपन ने पढ़ी है 5 फेज। ये रही 5 फेज। नंबर 1 प्रोटोडायस्टोल, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग और एट्रियल सिस्टोल। क्लियर है। तो इन सबको मिला के अपन ना क्या होता है, इन सबका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, और ये है अपना नॉर्मल कार्डियक साइकिल। क्लियर है। थैंक यू सो मच।